कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तरों का कामकाज, जिसकी हम सब ने कभी न कभी शिकायत की ही है, क्या वो वाकई बदल सकता है? ये सवाल तो सबके मन में आता है। क्या वो सिस्टम जो मतलब नियमों और फाइलों के बोझ तले दबा रहता है, कभी सच में फुर्तीला या कहीं रचनात्मक बन सकता है? आज के जमाने का? हाँ, आज के जमाने का। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। हम एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक क्रिस आर्गायरिस के सिद्धांतों को भारतीय प्रशासन के चश्मे से देखेंगे। अच्छा। हमारे स्रोत कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं जो दिखाते हैं कि भारत सरकार आर्गायरिस की सोच को अपना रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि भारतीय हकीकत बिल्कुल अलग है। मतलब कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आर्गायरस का जो मूल विचार है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, मानवीय और सरल है। वो कहते हैं कि हर इंसान वो स्वाभाविक रूप से एक बच्चे की तरह निर्भरता से शुरू होकर एक वयस्क की तरह आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनना चाहता है। सही बात है। लेकिन ज्यादातर पुराने संगठन और खासकर सरकारी विभाग लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा नियमों का पालन करें, चुपचाप काम करें, ज्यादा सवाल ना पूछें। ओके। ये एक तरह से एक वयस्क को वापस बच्चे की भूमिका में धकेलने जैसा है, जिससे एक टकराव पैदा होता है। अच्छा, मतलब एक तरफ इंसान के आगे बढ़ने की कुदरती चाहत और दूसरी तरफ संगठन के वो पुराने नियम जो उसे जकड़ कर रखते हैं। बिल्कुल। आइए देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में ये खींचतान असल में दिखती कैसी है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा और आजकल चर्चा में रहने वाला उदाहरण है मिशन कर्मयोगी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। नाम ही बहुत भारी भरकम है। इसका लक्ष्य है सरकारी अधिकारियों को सिर्फ नियम मानने वाले कर्मचारी से एक रचनात्मक, एक सक्रिय कर्मयोगी बनाना। ये तो सुनने में बिल्कुल अल्बाइडस की किताब से निकला हुआ लगता है। मतलब अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर ले जाना। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ नाम नहीं, बल्कि सरकार की भाषा है। वो रूल बेस्ड से रोल बेस्ड प्रशासन की बात कर रहे हैं। अच्छा, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड? हाँ, इसका मतलब है कि आपकी पहचान सिर्फ आपके पद या नियमों से नहीं, बल्कि उस भूमिका से होगी जो आप निभाते हैं। ये व्यक्ति की क्षमता को पहचान कर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में है, जो आर्गायरस के विचारों का सार है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कर्मयोगी जैसी शब्दावली इस्तेमाल करने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? मतलब क्या सिर्फ ट्रेनिंग मॉड्यूल बदलने से सालों से चली आ रही बाबू वाली मानसिकता वाकई बदल सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और शायद सरकार भी इसे समझती है। इसीलिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि सिस्टम में भी बदलाव की कोशिश हो रही है। जैसे कि लैटरल एंट्री। हाँ, लैटरल एंट्री। मुझे हमेशा से इसे लेकर एक सवाल रहा है। जब प्राइवेट सेक्टर से किसी एक्सपर्ट को सीधे बड़े पद पर लाया जाता है, तो क्या सिस्टम में उसे फिट करना वाकई इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर कुछ समय बाद सिस्टम ही उसे अपने जैसा बना देता है? आर्गायरिस के हिसाब से तो इन लोगों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, पर क्या ऐसा सच में होता है? ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये विशेषज्ञ अपने साथ स्वायत्तता, तेजी से काम करने की आदत और नतीजे देने की उम्मीद लेकर आते हैं। हाँ, और वो पारंपरिक हायरार्की यानी ऊपर से नीचे आने वाले आदेशों की संस्कृति से टकराते हैं। आर्गायरिस कहते थे कि एक परिपक्व व्यक्ति हमेशा ऐसे कठोर ढांचे से संघर्ष करता है। तो लैटरल एंट्री इसी संघर्ष का एक जीता जागता प्रयोग है? बिल्कुल। ये सफल होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम को बदलने की इच्छा है। और ये बदलाव सिर्फ लोगों को लाने तक सीमित नहीं है, शायद काम करने के तरीके में भी दिख रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जहाँ ढांचा ही ऐसा बनाया गया है कि अलग अलग विभागों के लोग एक साथ काम करें। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब SVVs बने हैं, वो पारंपरिक सरकारी विभागों से बिल्कुल अलग हैं। कैसे? इसे समझने का एक आसान तरीका है, जैसे कोई फिल्म प्रोजेक्ट होता है। डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब अलग अलग जगह से आते हैं, एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने पर वापस चले जाते हैं। यह पद से ज्यादा हुनर मायने रखता है। स्मार्ट सिटी में भी नगर निगम, पुलिस, ट्रांसपोर्ट सब मिलकर एक CEO के नीचे काम करते हैं। ये विभागीय दीवारों को तोड़ता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। अच्छा, तो जहाँ हर कोई अपनी फाइल और अपने विभाग को बचाता था, वहाँ अब एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने की मजबूरी और सहूलियत दोनों है। बिल्कुल। आर्गायरिस ने इसी तरह के लचीले ढांचों की वकालत की थी। इसी सोच से जुड़ा एक और उदाहरण शायद योजना आयोग की जगह नीति आयोग का बनना है। क्या हम इसे आर्गायरिस की भाषा में डबल लूप लर्निंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये एक बहुत सटीक उदाहरण है।
वो क्या होता है? देखिए, सिंगल लूप लर्निंग का मतलब है ये पूछना कि क्या हम काम सही तरीके से कर रहे हैं, मतलब योजना को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाएं। ओके। लेकिन डबल लूप लर्निंग एक गहरा सवाल पूछती है, क्या हम सही काम कर ही रहे हैं। अच्छा। योजना आयोग सालों से पहला काम कर रहा था। नीति आयोग से उम्मीद की गई कि वो दूसरा सवाल पूछेगा, क्या हमें इस तरह से योजना बनाने की जरूरत भी है? क्या राज्यों की भूमिका ज्यादा नहीं होनी चाहिए? मतलब ये बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाना है। हाँ, और यही एक परिपक्व संगठन की निशानी है। और इसी परिपक्वता को व्यक्तिगत स्तर पर लाने के लिए शायद आईगॉट कर्मयोगी जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां अधिकारी खुद अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स चुन सकते हैं। हाँ, ये उस पुरानी ट्रेनिंग व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, जहां आपको एक तय कार्यक्रम के लिए भेज दिया जाता था, चाहे आपकी उसमें रुचि हो या ना हो। सही। अब सीखने की जिम्मेदारी खुद अधिकारी की है। यह निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर एक साफ कदम है, जो अर्गाइरेस के बच्चे से वयस्क बनने वाले सिद्धांत से सीधा मेल खाता है। तो अब तक की बातचीत से तो ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है। भारतीय प्रशासन तेजी से क्रिस आर्गाइरिस के बताए रास्ते पर चल रहा है। हाँ, एक लचीला और सहयोगी सिस्टम बनाने की तरफ। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमारे स्रोत कुछ ऐसे भी उदाहरण देते हैं जो दिखाते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो उतना ही शक्तिशाली है। और वो पहलू हमें जमीनी हकीकत के बहुत करीब ले जाता है। सबसे पहला और स्पष्ट उदाहरण है आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, सोचिए, कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था। उस वक्त क्या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठकर सबसे चर्चा कर सकता था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तब एक सख्त ऊपर से नीचे आने वाले आदेशों की जरूरत थी। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए था। मतलब आर्गारिस का जो लोकतांत्रिक और भागीदारी वाला मॉडल है, वो शांति के समय के लिए है, संकट के लिए नहीं। बिल्कुल। संकट में आपको बहस नहीं बल्कि आज्ञाकारिता चाहिए। उस समय हर कोई एक लीडर की तरफ देख रहा होता है जो स्पष्ट निर्देश दे। अगर उस वक्त भी भागीदारी और स्वायत्तता की बात होती तो शायद अराजकता फैल जाती। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब एक और उदाहरण देखिए जो और भी गहरा है, भ्रष्टाचार। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। एक मिनट, यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा लग रहा है। कैसे? एक तरफ हम कह रहे हैं कि अधिकारी पर भरोसा करो, उसे रचनात्मक बनने दो, और दूसरी तरफ डीबीटी लाकर हम इंसान को ही सिस्टम से बाहर कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। यही तो विरोधाभास है। यहाँ सिस्टम एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब दे रहा है। क्या इंसान रचनात्मकता का स्रोत है जैसा आर्गाइरिस मानते थे, या भ्रष्टाचार का? कल्याणकारी योजनाओं के मामले में दशकों के अनुभव के बाद सिस्टम ने माना कि जहां भी इंसानी दखल होगा वहां गड़बड़ी की गुंजाइश होगी। अच्छा। इसलिए पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया, पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में। ये आर्गाइरिस के इंसानों पर भरोसा करने के विचार के ठीक विपरीत है। यहाँ सिस्टम इंसान पर अविश्वास कर रहा है। बिल्कुल। ये वाकई एक जबरदस्त विरोधाभास है, और ऐसा ही सख्त ढांचा हमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी दिखता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो पिरामिड जैसी संरचना शायद जरूरी है। हाँ, दंगे के दौरान एक सिपाही अपने अफसर के आदेश पर सवाल नहीं कर सकता। यूनिफॉर्म सर्विसेज में आर्गाइरिस का मॉडल लागू ही नहीं हो सकता। वहां तुरंत आदेश का पालन करना जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। उस संरचना का उद्देश्य ही व्यक्तिगत विवेक को खत्म करके एक अनुशासित सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। तो वहां परिपक्वता का मतलब है बिना सवाल के आदेश मानना। बिल्कुल, ना कि स्वायत्तता दिखाना। ये तो हुए ढांचागत उदाहरण, लेकिन कुछ सांस्कृतिक बाधाएं भी तो हैं, जैसे प्रधान पति की संस्कृति। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पंचायतों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है, ढांचा पूरी तरह से भागीदारी वाला है, लेकिन अक्सर उनके पति या परिवार के पुरुष ही सारा काम करते हैं। और ये दिखाता है कि सिर्फ संगठनात्मक ढांचा बदल देना ही काफी नहीं होता। आर्गाइरिस के सिद्धांत ये मानकर चलता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है और हो सकता है, लेकिन पितृसत्ता जैसी गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं इसे रोक सकती हैं। महिला प्रतिनिधि उस सक्रिय और स्वतंत्र होने का कानूनी अवसर मिलता है, लेकिन सामाजिक दबाव उसे निष्क्रिय रहने पर मजबूर कर देता है। और कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं जो अपनी सख्ती और नियमों पर टिके रहने की वजह से ही सफल हैं, जैसे भारत का चुनाव आयोग। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव शायद इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि नियम इतने सख्त होते हैं कि किसी अधिकारी को उनसे भटकने की कोई आजादी ही नहीं होती। एकदम सही। चुनाव आयोग की सफलता उसकी मशीनी सटीकता में है। हर रिटर्निंग ऑफिसर, हर पोलिंग बूथ पर एक ही प्रक्रिया का पालन होता है।
अगर हर अधिकारी अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करने लगे तो पूरी प्रक्रिया ही ढह जाएगी। ये साबित करता है कि कुछ कामों के लिए सख्त नियंत्रण और मानकीकरण ही सफलता की कुंजी है, व्यक्तिगत स्वायत्तता नहीं। और इन सब के ऊपर एक और चीज है अविश्वास का माहौल, मतलब सीवीसी या सीबीआई के छापे का डर। हाँ, ये डर अधिकारियों को कोई भी नया प्रयोग करने या जोखिम उठाने से रोकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक रिटायर्ड सचिव ने एक बार कहा था कि उनकी नौकरी के आखिरी सालों में उनका एक ही लक्ष्य था, बिना किसी जांच के सम्मान से रिटायर होना। अच्छा, जब लक्ष्य सर्वाइवल हो तो इनोवेशन कैसे होगा? आर्गाइरे सीखने के लिए गलतियां करने की आजादी की बात करते हैं, सही। लेकिन हमारे सिस्टम में एक असफल प्रयोग को अक्सर घोटाले के रूप में देखा जाता है। जब असफलता को अपराध माना जाएगा तो कोई भी अधिकारी नया करने की हिम्मत क्यों करेगा? वो बस नियमों की फाइल के पीछे छिपा रहेगा। हाँ, यानी अर्गैरिस की भाषा में अपरिपक्व बना रहेगा। तो अब हमारे पास पहेली का सारे टुकड़े हैं। एक तरफ मिशन कर्मयोगी, लैटरल एंट्री और नीति आयोग जैसे सुधार हैं, जो अधिकारियों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ डीबीटी, चुनाव आयोग और आपदा प्रबंधन जैसी प्रणालियां हैं जो व्यक्तिगत विवेक को हटाकर या सीमित करके ही सफल होती हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मतलब ये है कि भारतीय प्रशासन कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और विशाल व्यवस्था है, जहां अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग तरीकों की जरूरत होती है। मतलब ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली बात है। बिल्कुल, ये सही या गलत का सवाल नहीं है, बल्कि इस बात का है कि किस काम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। तो पहला बड़ा सबक यही है। हाँ, नीति निर्माण जैसी जगह जहां नए और रचनात्मक विचारों की जरूरत है, जैसे नीति आयोग, वहां आपको अर्गैरिस के मॉडल की जरूरत है। लेकिन सेवा वितरण जैसे पासपोर्ट जारी करना या चुनाव कराना, जहां हर नागरिक के लिए एक समान और अनुमानित परिणाम चाहिए, वहां आपको एक मानकीकृत, नियंत्रित मॉडल की जरूरत है। संकट के समय भी आपको नियंत्रित मॉडल चाहिए। और दूसरा सबक क्या है? दूसरा सबक यह है कि भारतीय प्रशासन को हमेशा इन दो दुनियाओं के बीच एक संतुलन बनाना होगा। अच्छा, आर्गाइरिस के विचारों की ओर झुकाव एक आधुनिक, कम पदसोपान वाली और ज्यादा कुशल नौकरशाही बनाने की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन इसकी सीमाएं हमें याद दिलाती हैं कि नियंत्रण और हायरार्की के पुराने ढांचे अभी भी जरूरी हैं, चाहे वो काम की प्रकृति के कारण हो या प्रधानपति जैसी सांस्कृतिक सच्चाइयों के कारण हो, या फिर सिस्टम में गहरे बैठे अविश्वास के कारण हो। असली चुनौती ये जानना है कि कब कौन सा बटन दबाना है, स्वायत्तता का या नियंत्रण का। तो आज हमने देखा कि कैसे क्रिस आर्गैरिस के विचार, यानी एक निष्क्रिय नियम पालक से एक सक्रिय जिम्मेदार इंसान बनने की सोच, योगी और लैटरल एंट्री जैसे सुधारों को दिशा दे रही है। ये एक ऐसी नौकरशाही बनाने की कोशिश है जो ज्यादा परिपक्व हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि भारत की जमीनी हकीकत, चाहे वो आपदा के समय तुरंत फैसले लेने की जरूरत हो या सतर्कता जांच का डर हो, वो नियंत्रण और सख्ती की वकालत करती है। सही बात है। इन मामलों में व्यक्तिगत विवेक को कम करना ही सिस्टम को प्रभावी और सुरक्षित बनाता है। तो लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारतीय प्रशासन में हमेशा प्रशासनिक स्वतंत्रता की इच्छा और प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता के बीच एक तनाव बना रहेगा। और शायद यही तनाव इस सिस्टम को चलाता भी है और इसे दिलचस्प भी बनाता है। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आर्गाइरिस का सारा काम ज्यादातर अमेरिकी कॉर्पोरेट संस्कृति पर आधारित था, जो व्यक्तिवाद पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये तो है। क्या ये संभव है कि भारत जैसे समाज में, जो ज्यादा सामूहिक और पद सोपान को सम्मान देने वाला है, वहां एक परिपक्व पेशेवर की परिभाषा अमेरिका से अलग हो? एक बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद जिसे हम निष्क्रियता या नियमों का पालन करना समझकर अपरिपक्वता मान रहे हैं, वो असल में प्रक्रिया और अधिकार के प्रति एक गहरा सांस्कृतिक सम्मान हो, न कि व्यक्तिगत विकास की कमी।